हेलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, कैसा गया वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट? देखा था मैंने, कुछ बच्चों के तो ठीक थे। अगर 40 नंबर भी आए हैं तो ठीक है, 40-50 के आसपास, क्योंकि रिवीजन भी करी ना। सक्षम, तुमने तो टेस्ट ही नहीं दिया बेटा। थम्स डाउन क्यों यस कर रहे हो? मैम। टेस्ट तक तो दिया नहीं, यस मैम, इसलिए क्यों नहीं दिया? इसलिए कर रहे हैं मैम, दे दिया होता तब अच्छा था। दे दिया था ना बच्चों ने, वहां पर दे दिया था। वही अच्छा, सेम टेस्ट था। ओ ओके, ठीक है। सक्षम, तुम्हें कुछ होमवर्क दिया हुआ है, उस पर ध्यान देना, ठीक है? यस मैम, मैम देख लिया अभी। हाँ, देखो अभी तुम्हें हर्षित सर ने बताया भी होगा, डेली टारगेट जो वो कह रहे हैं एडिशनल 5-5 क्वेश्चंस का, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हो गया है ना? फिजिक्स में भी देंगे और केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में हो सकता है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो जाएं, फिजिक्स में भी शायद मैं 8 से 10 सवाल ही रखूंगी। वो सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हारा बेसिक्स फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कई बच्चे फंडामेंटल्स में भी अभी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही? कर रहे हो ना गड़बड़ फंडामेंटल्स क्वेश्चंस में भी? देने को तो मैं डिफिकल्ट भी दे सकती हूँ, बट डिफिकल्ट अभी फोर समटाइम नहीं कर रहे हैं। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, 15 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी तुम्हारा 10 दिन 7 दिन बचेंगी, उसमें हम लोग 11th-12th की रिवीजन रीस्टार्ट करेंगे, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी सभी को जो ये वाला होमवर्क है वो सबको ही करना है, ठीक है? विद योर डीपीपीज तुम्हें शाम को 1 घंटे में क्लास के बाद करनी है। और जिन बच्चों को एडिशनल टास्क दिया हुआ है उनके मेंटर्स ने, जैसे मैंने दिया हुआ है, सक्षम को दिया हुआ है, एक यही है शायद, और तो किसी को नहीं दे रखा। तो सक्षम तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? दोपहर के टाइम में तुम एक काम कर सकते हो, दोपहर वाले टाइमिंग में जो मैंने टास्क दिए हैं वो करो। और जो शाम को क्लास के बाद तुम डीपीपीज कर सकते हो। और मॉर्निंग में जो तुम्हें एडिशनल टास्क मिलेगा, 5-5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पुराने चैप्टर से, वो करने हैं, ठीक है? थोड़ा सा हेक्टिक है, पर एक नवंबर में करना पड़ेगा। थोड़ा सा लोड ले लो नवंबर में, दिसंबर में थोड़ा चिल हो जाओगे, ठीक है? अगर नवंबर में थोड़ा लोड ले लोगे तो। समझ में आ रही है बात? तुम्हें खुद लगेगा कि हमारी 12th कंप्लीट हो गई है नवंबर एंड तक, खुद से तो करोगे नहीं? अरे कुछ तो बोलो। यस मैम। जी मैम। यस मैम। खासकर वो बच्चे जिनको फिजिक्स में ज्यादा इशू है, जैसे हैं कुछ बच्चे हैं ना जिन्हें फिजिक्स में दिक्कत आती है, तो वो अपने 1 हफ्ते का, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर तुम्हारा 1 हफ्ते चला है, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि उस चैप्टर में तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत है, तुम्हें अलग से डाउट सेशन चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए डाउट सेशन भी रखने को तैयार हूँ, ठीक है? सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 5-6 दिन चलेगा, तो उसका एक डाउट सेशन अलग से रखेंगे इन क्लासेस के अलावा, हो सकता है 30 मिनट का। तो वो बच्चे मुझे बता देना, ठीक है? सब बच्चों को नहीं बुलाऊंगी उसमें, जिनको स्पेसिफिक इशू होंगे सिर्फ वो बच्चे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैंने एक लेक्चर ले लिया था, कुछ याद है? तुम्हारा जो वेव ऑप्टिक्स का पेपर डिस्कशन है बेटा, उसको किसी दिन अगले हफ्ते में करेंगे, इस हफ्ते नहीं हो पाएगा, बिकॉज तुम्हारा 6 तारीख को मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन चीज थी, मैंने तुम्हें जो याद करने के लिए बताई थी, वो क्या क्या चीज थी? किसी को याद है कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? कुछ तो याद होगा, क्या करते थे? एक लेक्चर लिया था ना मैंने।
मैम उसमें लाइट का पार्टिकल और वो वेव नेचर डिफाइन कर रहे थे हम। मतलब इतना याद है कि हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें सबसे पहले वर्क फंक्शन पढ़ा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। हाँ, Yes, ma'am. तो वर्क फंक्शन Yes. क्या होता है कि मतलब कितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, और उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, वर्क फंक्शन को डिफाइन किससे, डिनोट किससे करते हैं, फाई से, और ये किसके बराबर होता है भाई, एच न्यू नॉट, है ना। न्यू नॉट क्या होती थी बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद आया कुछ? हाँ, Yes. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी कि एक इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए हमें मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे ज्यादा तो आप कितनी भी रख सकते हो। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, इसी को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला था, है ना। तो वर्क फंक्शन किसकी चीज पर डिपेंड करता है, मेटल की सरफेस पे एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। तो हर मेटल के लिए उसका वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बताया गया है कि हो सकता है कि कुछ कलर्स की लाइट जो है तुम्हारा इमिशन ना करा पाए, बट कुछ करा सकती है। तो देखो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी वेवलेंथ हाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यानी रेड कलर पे हमारा इमिशन नहीं हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराने के लिए कौन किसको देखते हैं बताओ, इंटेंसिटी को देखते हो या फिर हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं? बेटा अगर हमें किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कौन सी पर्टिकुलर चीज हम देखेंगे, मैम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ना इंटेंसिटी देखेंगे ना वेवलेंथ देखेंगे, क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इमिशन होगा, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, ठीक है, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एनोड का ये वेरी किया था कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल वेरी करेंगे, है ना, सबसे पहले यही था, है ना, कि अगर हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं कि जैसे देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये तुम्हारी कौन सी प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से बाहर निकलेंगे। ये दूसरी प्लेट है जिसे हम कलेक्टर बोल रहे हैं। कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव पे है। धीरे धीरे पॉजिटिव को अगर बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा बताओ, करंट पे। अब बात करते हैं फोटो करंट। फोटो करंट याद है हमने पढ़ा था, देखो मैं अभी इस वाले को थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ, तो मैं पुराना याद करा रही हूँ, पूरा दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ, याद करो। फोटो करंट पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले तो ये बताओ कि पुराना कुछ याद है कि एकदम न्यू स्टार्टिंग से पढ़ाऊं? हम दोबारा से पढ़ा। याद है। Yes, ma'am. ये दोबारा से पढ़ा दो, कौन है? हाँ, मतलब जो उस दिन एक क्लास ली थी वो तुमने जाया कर दी, 1.5-2 घंटे की क्लास। आ जाओ, तो एक काम करते हैं, 8 से 10 मिनट का एक वन शॉट ले लेती हूँ, वो मैं तुम्हें यहाँ पे एक एक चीज लिख के तब पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एक वन शॉट टाइप पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन के बारे में। देख, आंखों में चुभ तो नहीं रहा रेड कलर? वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन, हाँ, तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है, इस मेटल की सरफेस के पास हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी चाहिएगी तभी ये बाहर आ सकते हैं। अब इस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करेगा, लाइट से आते हुए फोटोन, है ना, पढ़ा है ना कि लाइट किससे कंसिस्ट होती है,
फोटोन से मिलके बनती है। फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स, बंडल ऑफ एनर्जीज। तो ये हमारे फोटोन है। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आता है बेटा? ये फोटोन है। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया? E इक्वल्स टू एच न्यू। बात समझ में आई? ये फोटोन की एनर्जी है। ये फोटोन ये एनर्जी लेके आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई। ये फाई किसके बराबर होता है? एच न्यू नॉट। बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. यहाँ पर जो ये मैं न्यू यूज कर रही हूँ, ये शब्द क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, या जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस सोर्स से, या जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसी सोर्स का तुम्हारा फोटोन होगा और वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस फोटोन की। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं न्यू नॉट। तो न्यू नॉट क्या है बेटा? न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड। Threshold. अगर तुम्हारी न्यू नॉट से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो क्या होगा? इमिशन विल टेक प्लेस, करेक्ट? Yes, ma'am. या बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो बेटा इमिशन हो जाएगा, अदरवाइज इमिशन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। जो अभी हमने एक सर्किट बनाया था, अभी बना हुआ था, उसमें हम पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट में नहीं जा रहे, सिंपल सी बात पढ़ेंगे। सेकंड, फोटो करंट के बारे में जरा पढ़ते हैं। फोटो करंट, बेटा बताओ, अगर फोटो करंट का मतलब है कि जो तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल सरफेस से बाहर आए, और बाहर आने के बाद मैं इन्हें किसी एक्सटर्नल सर्किट में ले आऊं, जैसे अभी वो डायग्राम पढ़ रहे थे हम फोटो करंट वाला, तो ये फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा? तुम कहोगे मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिशन, करेक्ट? कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, भाई करंट का मतलब क्या है? मेरे पास जितने ज्यादा चार्जेस कैरियर्स होंगे, जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। बात समझ में आई? इसमें जो फोटो शब्द यूज हो रहा है, ये फोटो शब्द इसलिए यूज हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो किसकी वजह से निकले हैं? फोटोन्स की वजह से, और उस करंट को बोला है फोटो करंट। बात समझ आई? इतनी? जिसको ना समझ में आए हैंड रेज करके पूछ लेना। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये फोटो करंट किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो बेटा फोटो करंट बढ़ाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए होंगे। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन किस पर डिपेंड करेगा? बताओ, यहां पर अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, बताओ। अगर मुझे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी है। एनर्जी का मतलब एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आएगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। एक फोटोन आ रहा है, Intensity पे। हाँ एक सेकेंड बेटा, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी बोला सुनो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो एक फोटोन आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है। अब कितने फोटोन्स आ रहे हैं, जितने ज्यादा फोटोन्स इस मेटल सरफेस पर आके स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। बात समझ में आई? Yes, ma'am. जितने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ फोटोन्स, उतने ही नंबर ऑफ फोटोन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स पे। और ये नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब क्या है बेटा? इंटेंसिटी। क्या है? बात समझ में आई? नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन्स इंटेंसिटी पे। Intensity। तो क्या इसका अगर मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे फोटो करंट बढ़ाना है तो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो, बढ़ाना पड़ेगा। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दो। अब मैं तुमसे कहूँ कि बेटा फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बताओ, तो तुम कैसा ग्राफ बताओगे? Straight line. स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता दोगे? ऐसा ग्राफ बता दोगे? स्ट्रेट लाइन? Yes, ma'am. ओके। अब एक सवाल आता है एनोड का पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि मेरे पास दो प्लेट हैं, मान लो ये एक चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर, ये एक इलेक्ट्रॉन की प्लेट है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, मैंने यहां पर क्या कलेक्ट करने हैं, ये मेरा एनोड है, ठीक है बेटा, ये एनोड है।
हमने इसको बाहर ऐसे कनेक्ट कर दिया, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे और ये नेगेटिव टर्मिनल पे। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब मेरी बात ध्यान से, एनोड किस पे है बेटा? प्लस पे। ये प्लेट वो है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बात समझ में आई? ये जो प्लेट है इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, मेटल प्लेट, ठीक है। मेटल प्लेट का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और क्या आके इंसिडेंट होंगे, इन पे लाइट रेज आके इंसिडेंट हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैं धीरे धीरे एनोड का पोटेंशियल बढ़ा रही हूँ, समझ में आया क्या कर रही हूँ धीरे धीरे? हाँ, एनोड का बेटा पोटेंशियल बढ़ाया जा रहा है। कैसा पोटेंशियल है एनोड का? एनोड का कैसा पोटेंशियल दिख रहा है? मैम पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। एनोड का पोटेंशियल है पॉजिटिव। अब मैं अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ठीक है, अब इससे पहले एक चीज छोटी सी और समझ लो। क्या चीज समझ लो? ये कि हमारे पास अगर ये मेटल सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकलेंगे, क्या इन इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी होगी? बोलो। नो मैम। नो मैम। इनकी काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें कि बेटा अगर फोटोन आ रहा है और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी मान लो, एच न्यू। जो मेरा वर्क फंक्शन है वो कितना है, एच न्यू नॉट। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था कि फोटोन आया एच न्यू से, उसकी एनर्जी कुछ कंज्यूम हो गई किसमें, वर्क फंक्शन में। बात समझ में आई? मान लो फोटोन आ रहा है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, वर्क फंक्शन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किस में कंज्यूम होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन खाएगा, है ना। बाकी की जो होगी वो किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। बट याद रखना, हाँ, इस फॉर्मूले से बस हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ आ रहा है। बात समझ में आई? तो मुझे एक बार बताओ, अगर ये 6 है तो एच न्यू नॉट कितना होगा? मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यस मैम। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4। याद रखें ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अब मुझे बताओ, इस सरफेस से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितने तक वेरी करेगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? रेंज पढ़ी है ना मैथ्स में, रेंज क्या हो सकती है? 0 से 4। हाँ, वेरी गुड, 0 से लेके 4, यही तो हो सकती है। मैंने पढ़ाया था ना कि भाई ये तो मैक्सिमम वो एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन की किसी की होगी, हर किसी की मैक्सिमम तो नहीं होगी। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई 0 का होगा, कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, कोई 2 का होगा, लेकिन मैक्सिमम कितने वाला होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होगा। बताओ ये पॉइंट किसको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो कहाँ से रिपीट करना है ये बताया करो। मैम ये रेंज वाले में। रेंज वाली बात, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 रहेगी, मैक्सिमम 4 रहेगी। 6 से तुम्हारा फोटोन आया, 2 तुम्हारे वर्क फंक्शन में गई, बची 4। तो यानी अब देखो होगा क्या, तुम्हारे मेटल सरफेस से सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन निकले। अब वो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि सब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे, वो जरूरी नहीं है। तो उनकी एक रेंज है, क्या 0 भी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और जो मैक्सिमम रेंज है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बात समझ में आ गई? बस इतना याद रखो कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज कहां से निकलेगी, इस फॉर्मूले से। ये मैक्सिमम है और बीच में तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो बिना काइनेटिक एनर्जी के आए होंगे, यानी जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0।
और कुछ ऐसे हैं जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ आए हैं। अब देखो बेटा, जो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के साथ आएंगे वो तो इस एनोड पे खुद पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनके पास क्या है, वेलोसिटी, है ना। तो यानी वो इस पॉजिटिव एनोड तक खुद जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव एनर्जी, हाँ या ना, राइट। Yes, अब ma'am. मान लो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास खुद की एनर्जी नहीं है, तो उनको ए से बी तक कौन ले जाएगा, ए से बी तक उन इलेक्ट्रॉन को एनोड कौन का ले जाएगा, पोटेंशियल। हाँ उनको कौन ले जाएगा बेटा, एनोड का पोटेंशियल। बात समझ में आई भाई, जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास एनर्जी नहीं है बट मुझे उन्हें ए से बी लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, क्योंकि अगर बी एनोड है और बी पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वही तो इस सर्किट में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वही इलेक्ट्रॉन चार्ज बनाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि एनोड का पोटेंशियल क्या काम कर रहा है, एनोड का पोटेंशियल काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एनर्जी नहीं है उनको एनोड का हायर पोटेंशियल अट्रैक्ट कर लेगा। भाई इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल पे है, नेगेटिव, तो लो से हाई पर अपने आप उनको खींच लेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं बेटा एनोड का पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाओ, तो क्या बनाओगे, ये एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल है, याद रखना, ठीक है, और ये करंट। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, स्टार्टिंग में तो करंट बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट। सैचुरेट क्यों होगा, कौन बताएगा, सुमित बता, करंट सैचुरेट क्यों होगा। मैम जब हम उस पे और ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो हम जब मैक्सिमम पाएंगे तो हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो बी, हाँ फिर जो ए से बी जा रहे हैं वो, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं कि हम उस पे दे पाएंगे, तो इसलिए वो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, ना मतलब इंटेंसिटी हमारी डिपेंड करती है ना, कि इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन अब जैसे हमने इंटेंसिटी को रखा है एक साइड पे और हम जो है ना करंट बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो फिक्स हो जाएंगे, तो उससे क्या हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो सुमित क्या कहना चाह रहा है, सुमित ने कहा कि सपोज करो मैम आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, ठीक है। सुमित कह रहा है कि मैम अगर आपने इंटेंसिटी को क्या कर दिया बेटा, फिक्स्ड कर दिया। इंटेंसिटी फिक्स्ड कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स जो आ रहे हैं उनसे निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड हो गए, करेक्ट। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस मेटल प्लेट से निकले और एक बार वो सारे के सारे बी पर पहुंच गए, उसके बाद करंट सैचुरेट हो जाएगा ना, नए इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाओगे। बात समझ आई बेटा, अगर एक बार जितने इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट ने निकाले, मान लो मेटल प्लेट ने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, जिसमें से 4 तो खुद से पहुंच पा रहे थे बी पर, जिसमें से 4 तो बी तक खुद पहुंच पा रहे थे, 6 जा नहीं सकते थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाया। एनोड के पोटेंशियल बढ़ाने से 4 की जगह वो नंबर 6 हो गया, मतलब अब ए से बी 6 जा पा रहे हैं, बट अभी भी 4 रह गए, तो आपने एनोड का पोटेंशियल और बढ़ाया। अब सपोज करो 8 चले गए बी तक, तो पोटेंशियल बेटा, तो तुम्हारा करंट क्या हुआ, और बढ़ा। अब आपने थोड़ा सा पोटेंशियल और बढ़ाया, अब तुम्हारे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी तक चले गए। अब तुम पोटेंशियल और बढ़ा रहे हो, अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, इंस्टेंट हो जाएगा करंट, इंस्टेंट हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 तुमने बी तक पहुंचा दिए, तो अब तुम्हारे पास कुछ भी करंट नहीं आएगा। करंट क्या हो गया, इस करंट को बोलते हैं सैचुरेट करंट। बात ठीक आ गई, समझ में आ गई। देखो जीरो नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, मेरी बात समझो, ये जीरो नहीं है, ये सैचुरेट हो गया। मतलब अब ए से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सारे बी पर पहुंचेंगे, है ना, तो वो सैचुरेट करंट है। ए से बी मतलब ए से जितने निकले वो सब बी तक पहुंचते जा रहे हैं और वही करंट सैचुरेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी, वन शॉट। यस मैम, Yes. ओके, इसके बाद फिर आता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस एनोड को क्या करेंगे, देखो ये अपना वैक्यूम ट्यूब है, इस ट्यूब में मैंने मेटल सरफेस रखी,
ये रिवीजन चल रही है तुम्हारी अभी, ठीक है, अभी आगे नया पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैंने रखी एक एनोड। अब की बार क्या करा, इस एनोड को बेटा नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एनोड को नेगेटिव से कर दिया। तुम्हारी मेटल सरफेस से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बताओ, अब एनोड नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो यानी अब तुम्हारा एनोड का पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसा काम कर रहा है, एज अ बैरियर, राइट, एज अ बैरियर काम कर रहा है, क्योंकि एनोड को तुम खुद नेगेटिव पे कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव पे हैं, तो यानी अब एनोड एक बैरियर बन चुका है। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, जल्दी बोलो, एनर्जी। बैरियर को मतलब एक दीवार को जंप करने के लिए या कुछ भी, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इसका मतलब इस बैरियर को कौन क्रॉस कर पाएगा, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अभी मान लो किसी पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं। तुम्हारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है सपोज करो। अब इस पोटेंशियल पे 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पा रहे हैं, ठीक है। अब तुमने बेटा और पोटेंशियल बढ़ाया, नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, अब क्या होगा, अब 5 में से कितने जाएंगे, सिर्फ सपोज करो 4 ही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक स्पेसिफिक रेंज में है, 0 से 4, तो 0 वाले भी तो होंगे, 2 वाला भी होगा, तो सिर्फ क्रॉस कौन पर कर पाएगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी है ना। और आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप उस बैरियर को और बढ़ा रहे हो, यानी वो जो दीवार है जिसको जंप करना है उसे और ऊंचा करते जा रहे हो। तो उसे कौन जंप कर पाएगा भाई, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है। अब मान लो अब आपने और बढ़ाया तो 5 में से सिर्फ 4 ही जा पा रहे हैं, और बढ़ाया तो 4 में से सिर्फ 3 ही जा पा रहे हैं, और बढ़ाया तो किसी एक पॉइंट पे ये होगा कि सिर्फ 0 हो जाएंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सिर्फ 0 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, एक भी नहीं पहुंच पा रहा होगा। तो जब तुम्हारा सर्किट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, मतलब आपके पास बी से ए पर एक भी इलेक्ट्रॉन ना जाए, और एक भी इलेक्ट्रॉन ना जाने का मतलब क्या है, सर्किट का करंट क्या हो जाए, 0। हाँ, तो इसका मतलब पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर तुम्हारा फोटो करंट 0 हो जाए, बात समझ आ रही है, पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, पोटेंशियल की वो एक सेकेंड, पोटेंशियल की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पर तुम्हारा फोटो करंट 0 हो जाए उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात क्लियर हुई बेटा? यस मैम। अब एक मिनट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है जो हम लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं EV0 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, याद रखना यहां आता है मैक्सिमम, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हुआ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्स। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे हो, किसी का कुछ डाउट था? मैम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर नेगेटिव एनोड का पोटेंशियल जो होगा? नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा, यानी यहाँ पर तुम्हारा जो ग्राफ आएगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में बनेगा, ठीक है, इतना समझ। अब मेरे को एक चीज और बताओ बेटा, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा? मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसी किसी के लिए वेरी कर रहा है, वो किसी किसी की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिटी, मैम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से कोई एक ही होगी, बताओ। मैम फ्रीक्वेंसी। बाकी के बच्चे आर्यन? मैम फ्रीक्वेंसी होगी शायद से। ठीक है, समृतिका? समृतिका, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पर वेरी कर सकता है, जितना अभी तक तुमने समझा वन शॉट? क्लास में है ये लड़की समृतिका? मनीषा बता देगी, चलो मनीषा आप बता दो।
इतना समय नहीं है अब इन पे टाइम वेस्ट करने का, इन लड़कियों पे। समृद्धि का तो बिल्कुल नहीं बोलती। आप बताओ बेटा मनीषा। यस मैम। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड कर सकता है? मैम फ्रीक्वेंसी। कैसे? मैम ये हाँ, कैसे? मैंने क्या बोला? बैरियर को वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर पाएंगे जिनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? फ्रीक्वेंसी से, है ना? यस। फ्रीक्वेंसी से। तो मतलब जितनी हाई एनर्जी का फोटोन लेके आओगे, जितनी हाई एनर्जी का फोटोन लेके आओगे, चांसेस हैं कि बाहर निकलने वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ किसके साथ बनेगा? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आइए अब 3-4 ग्राफ हैं वो देख लो। यहाँ पे 2 तो मैंने बनवाई दी हैं, तीसरा ग्राफ थोड़ा वेरिएशन वाला है, तो यहाँ पे देख लो। इस इक्वेशन पे भी आते हैं। ग्राफ कहाँ गया? 2 है ये तो। ये रहा तुम्हारा ग्राफ इंटेंसिटी एंड फोटो करंट का। तो लीनियर ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन करंट का, ये इतनी स्लाइड में समझाती, मैंने तुम्हें 2 स्लाइड में समझा दिया है सारा। ये क्या है तुम्हारा? ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ईवी नॉट के बराबर है, वेयर वी नॉट। मैम यहाँ पे v वेलोसिटी है। अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके मैम। वी नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इतना घटिया कैसे आ रहा है इसमें? देखो, ये चीज देखने को समझ में आ रही है? क्या क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये क्या है तुम्हारी? ये इंटेंसिटी है, और ये शायद फोटो करंट होगा। ठीक है, क्या ग्राफ में समझ में आ रहा है? देखो, I1, I2 और I3 तीनों इंटेंसिटी हैं, जिसमें से I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो बेटा I3 की अगर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो, इसके पास फोटो करंट सबसे ज्यादा है, करेक्ट। I1 के पास सबसे कम इंटेंसिटी है, तो इसका फोटो करंट सबसे कम आया। लेकिन इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? देखो, इन तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम, है ना? तो इंटेंसिटी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई? तीनों के लिए स्टॉपिंग की वैल्यू सेम आई है। तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, करंट बढ़ेगा, बट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैम इसका -1 के स्लोप का ग्राफ नहीं बनेगा? -1 के स्लोप का? यस मैम, स्टॉपिंग का और उसका करंट का। रुक जाओ भाई, स्लोप आएगा, बट अभी 1 मिनट वेट करो, स्लोप का ग्राफ भी बनवाएंगे। देखो, अब यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा? तुम्हें 3 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी भी तो समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे फोटो करंट है और ये सैचुरेशन करंट है, ठीक है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यहाँ फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आप किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है। मान लो जो आपने लाइट यूज करी है उसकी इंटेंसिटी आई है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी आई है। मैम 1 मिनट, हाँ। मैम ये ग्राफ अलग से बनवा देते आप। कौन सा? हाँ, ये वाला। यस मैम। हाँ, अलग से ही बनवाऊंगी, 1 सेकेंड। इसमें तो अजीब सा ही दिख रहा है।
हाँ बोलो बेटा। मैम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बताते हैं। यही है रिटार्डिंग पोटेंशियल भी, नेगेटिव पोटेंशियल को ही बोलेंगे। रिटार्डिंग कहाँ पढ़ लिया तुमने, इसको तो स्टॉपिंग ही बोलते हैं। मैम आपने कराया था जो पहले पढ़ाया था ना एक लेक्चर। हाँ, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो इसी नेगेटिव पोटेंशियल को। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट आपने डिफरेंट डिफरेंट, पर यहाँ पर दिख भी तो नहीं रहा है अलग अलग करंट की वैल्यूज। इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसे यहां पर हमने क्या यूज किया है, मैंने एक सेम इंटेंसिटी की लाइट यूज करी है जिसकी इंटेंसिटी आई है, ध्यान से यूज करो। वाई एक्सिस पे मेरा फोटो करंट है आई, और एक्स एक्सिस पे मेरा पोटेंशियल है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मेरा नेगेटिव पोटेंशियल है। अब मान लो मेरे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये V3 है, न्यू3 नामकरण कर लेते हैं, A B C। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मान लो न्यू2, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मान लो न्यू1। बात समझ में आया? मैं यहाँ पर जो लिख देती हूँ कि जो न्यू3 है वो न्यू2 से बड़ी है और ये न्यू1 है, इतना ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा? न्यू3। न्यू3 तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी उसके लिए तुम्हें पोटेंशियल कैसा दिख रहा है? ए वाला पोटेंशियल, ये नेगेटिव। ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है इस कोऑर्डिनेट पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो यानी न्यू3 सबसे ज्यादा, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा। बट इंटेंसिटी देखो, सॉरी फोटो करंट देखो, फोटो करंट क्या आया है, सबका सेम आया है। तो यहाँ पर तीनों चीज एक साथ है, क्या क्या? इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो 3 फ्रीक्वेंसी ली है जिसमें से न्यू3 सबसे बड़ी है। तो न्यू3 सबसे बड़ी है तो न्यू3 का सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल जो कि ए है। तो यहां पर भी लिख लो A B C नेगेटिव पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल है तो A सबसे बड़ा है, क्योंकि बिकॉज न्यू3 सबसे बड़ी है। बात क्लियर हुई? ये रिजल्ट आया है। और फोटो करंट सेम है, बता सकता है कोई फोटो करंट क्यों सेम है? ध्रुवी, वाई फोटो करंट इज सेम? फोटो करंट ये है ना बेटा, ये वाली वैल्यू, ये सेम क्यों है? हर्षित? मैम की इंटेंसिटी सेम है। हाँ, इंटेंसिटी सेम है और इंटेंसिटी पे फोटो करंट डिपेंड करता है, तो इसलिए तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग होने के बावजूद भी करंट क्या रहा है? सेम रहा है। समझ में आ गया ये सवाल सबको? बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट का वो बता देना कहाँ कहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी तो ये लिखी तो है, न्यू3 न्यू2 न्यू1। फ्रीक्वेंसी दिख नहीं रही क्या और मैम अब्दुल्ला? इंटेंसिटी सबकी सेम है। हाँ, ये तो लिखा ही हुआ है ना रेड कलर से, देखो ये सबसे बड़ा लिखा हुआ है। ये देखो, दिख गया? इससे तो छिप गया ये। छी। अब ठीक है, दिख गया कि इंटेंसिटी सबकी सेम रखी है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है, न्यू1 न्यू2 न्यू3, और उनके 3 पोटेंशियल आए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी सी। तो न्यू3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए है और ए सबसे बड़ा पोटेंशियल है। बताओ, इतना क्लियर हुआ बेटा जी सबको? 40 मिनट रिवीजन में लग गए हैं, बोलो। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो अब
इतने, इससे ज्यादा तो क्या ही समझोगे, इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब इसका एक ये वाला ग्राफ बनता है, जो अभी बना था। ठीक है, कहाँ बना था? हाँ, ये पहला तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ये पहला टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, खुशी मना लो। अब हम नया शुरू करने जा रहे हैं। इसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ लो, क्या लिख रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। Stopping potential is more negative for higher frequencies. Second, energy of the emitted electrons depend on the frequency of incident radiations. ये लिखा हुआ। Greater is the frequency of incident light, greater is the maximum kinetic energy. यही तो तीनों पॉइंट पढ़े हैं, तो यहाँ लिख भी रहे हैं। फर्स्ट वाला समझा देना एक बार। कौन सा वाला समझाऊं, बताओ। मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कह रहा है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तुम्हारे इंसिडेंट रेडिएशंस की, मतलब फोटोन की, जितना फोटोन हाइयर फ्रीक्वेंसी का होगा, क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इस हाइयर इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उस बैरियर को भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव। तो इसलिए अगर तुमने फोटोन की एनर्जी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी बढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मैम फोटो करंट को मतलब सेम रखने के लिए। हाँ, इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी, तभी तो मैच कर पाओगे। मैम हाँ, मैम वो मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव होगा हायर फ्रीक्वेंसी के लिए, ताकि वो मैम सेम करंट हो, करंट जीरो हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या बताया था अभी, ओके मैम। कि जिस वैल्यू पर सर्किट का करंट जीरो हो जाए, तो उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो सर्किट के करंट को जीरो करने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। समझ में आ गई अब्दुल्ला? यस मैम। क्लास में जब मैंने अभी जब स्टार्टिंग में क्लास ली थी, तो मुझे लग रहा था कि सब भूल गए, अब्दुल्ला को याद है, और अब लग रहा है मुझे अब्दुल्ला भूल गया सब। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को कोई समझा सकता है, इस ग्राफ को कोई समझा सकता है? एक बार देखो इस ग्राफ को, यहाँ से ही नया शुरू करना है। मैम ये फर्स्ट पॉइंट ही तो है। मैम ये जो आपने भी फर्स्ट पॉइंट समझाया था वही है। अब्दुल्ला की बोलते ही फैन ही नीचे गिर गया, फैन ही डर गया बेचारा। ओके, तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, दो डिफरेंट मेटल्स, मेटल ए और मेटल बी। तो क्या दिखा रहा है मेटल ए मेटल बी में, कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है और ये भी, और ये इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या दिखा रहा है, वी नॉट लीनियरली वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, फॉर ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नॉट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो फॉर ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इस पे अभी आ रहे हैं, इसके लिए तुम्हें ये वाली इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आओ, टॉपिक सेकंड जो आज हमें शुरू करना है। मैम एक बार ग्राफ दोबारा समझा दो। अभी रुको, अभी नहीं समझाया वो ग्राफ, वेट करो, वो ग्राफ अभी नहीं समझा। इस ग्राफ को पढ़ने के लिए दोबारा आ जाओ। अब थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डालते हैं, इधर पढ़ो। ये रहा, ये है वो ग्राफ। देखो अभी हम क्या पढ़ के आए थे, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये पढ़ेंगे अब। ठीक है, हमने पढ़ा था कि मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन बनती है, यहां से H न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये इक्वेशन अभी पढ़ के आए हो। फाई को न्यू नॉट लिखा था, यहां से मैं काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी निकालना चाहती हूँ। ठीक है, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी को इधर लिखो। ये किसके बराबर हो जाएगा, H न्यू माइनस फाई है, इस फाई को तुम H न्यू नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी को अभी क्या लिख सकते हैं, EV नॉट।
वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखना वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इस ई को नीचे लेके जाओ तो वी नॉट किसके बराबर आया, एच न्यू नॉट अपॉन ई, माइनस इसको मैं अभी फाई लिख रही हूं, फाई अपॉन ई। ये एक इक्वेशन बनी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान से देखो। क्या समझ में आ रहा है इस इक्वेशन को देख के? एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर कंपेयर करो तो किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अकॉर्डिंग टू दिस, इस इक्वेशन का देखो यहां पर क्या है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और y पर किसका है, पोटेंशियल का ग्राफ। तो इतना तो तुम्हें पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि अगर V नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका जो स्लोप निकल के आएगा m। बेटा ये m किसके बराबर आया, इक्वेशन 1 को कंपेयर करो 2 के साथ, एच बाई, हाँ h बाई ई के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन का स्लोप यानी V नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में बना हुआ ग्राफ, उसका स्लोप कितना आता है, h अपॉन ई। बस एक सवाल पूछूंगी, क्या मैं अगर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए भी ये ग्राफ बनाऊं, क्या हर ग्राफ हर मेटल के लिए ये स्लोप सेम आने वाला है? यस मैम। हाँ यस। तो तुम चाहे Yes. किसी भी मेटल के लिए ये ग्राफ बना दो, स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का, सेम, क्योंकि h कांस्टेंट, e कांस्टेंट, तो स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट कितना, h अपॉन ई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फाई अपॉन ई क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। c क्या होता है, इंटरसेप्ट। भाई मैथ याद है ना, मुझसे ज्यादा तो मैथ आती है तुम्हें। y Yes. इक्वल्स टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट देखो, जो ये वाली वैल्यू है ना, नेगेटिव, एक सेकेंड दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये वाली जो टर्म, इतना जो ये वैल्यू है, यही फाई बाय ई होगी। और ये मुझे बताओ, ये फाई बाय ई होगी। तो क्या मैं, अगर मेरे को इंटरसेप्ट दिया हुआ है, सपोज दिस, जो तुमने ग्राफ ड्रॉ किया है किसी ए मेटल के लिए ड्रॉ किया है, अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है, तो क्या आप उस मेटल का वर्क फंक्शन निकाल लोगे? वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इंटरसेप्ट सी दिया हुआ है, इंटरसेप्ट सी फाई नॉट अपॉन ई के बराबर है, तो क्या करोगे फाई नॉट के लिए, ई सी करोगे ना। तो ये याद रखना। तो फाई नॉट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब देखो तुम्हारा पुराना ग्राफ, ये वाला जो तुम यहाँ कह रहे थे, अब इस ग्राफ को पढ़ो। एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, वाई पर पोटेंशियल। क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, नेगेटिव पोटेंशियल। देखो अभी इस ग्राफ को जरा मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, जरा यहाँ आओ, अरे एक मिनट, पैड गिर जाता अभी। मेटल है, ये मेटल बी, ठीक है। अब इसका इंटरसेप्ट ऐसे बना दोगे, इसका कुछ गलत तो नहीं करा, बना सकते हैं। इंटरसेप्ट को अभी पढ़ के आए हो, मेरे लैपटॉप की उम्र आ गई है। देखो देखो उड़ गया, देखो, अरे भाई रुक जा, ठीक है। तो बेटा ये मैटर ए का क्या होगा, फाई अपॉन ई फॉर ए, करेक्ट।
ये क्या तुम लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, पाई बी अपॉन ई, ठीक है, ये पॉइंट्स लिखोगे आप। अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा, एनालाइज करो। वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट और एक्स एक्सिस पे V न्यू है। सोचो क्या बता रहा है ये ग्राफ। मैम ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता चल गई, ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है कि बी का बेटा। ए और बी दो मेटल है, दोनों मेटल्स में से किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? बी का। भाई बी का ज्यादा है ना, ये ओरिजिन होगा, दिस इज योर ओरिजिन, तो आगे बढ़ोगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। बट अरे रुको एक सेकेंड, क्या बोला कि क्या बोला इसने, वेट क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वो तो है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। मैम ये बी तो- की हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मैम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा ही होगा। बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाँ बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? बी वाले का, है ना। यहाँ से देख के हम ये भी बता सकते हैं कि किस वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ? बी वाले का, बट बी वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। मैम लेकिन अगर बी वाले का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो उसके लिए तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होना चाहिए ना। इसके लिए बी वाले का ज्यादा है ना, मैम मतलब बी वाले का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है तो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस है ना, माइनस फाई नॉट बाई ई, तो जिसका ज्यादा होगा वर्क फंक्शन उसका कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ए का ज्यादा होगा। नहीं दोबारा क्या कह रहे हो, अगर किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, यस मैम कम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका कम होना चाहिए, ये बोल रहे हो तुम। यस मैम। एक सेकेंड, अगर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो अगर मैं इक्वेशन से देखूं, हमारे पास इक्वेशन आई थी एच न्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देखो इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो जाएगा। अगर आपने वर्क फंक्शन ज्यादा रख दिया तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है ना उनकी, तो इसका मतलब तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए भी कम हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो, गलत क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो फिर मैम उसके हिसाब से जो बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कम होगा, ए का ज्यादा होगा, क्योंकि मैम बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है ना। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बी मेटल की ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बी मेटल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बी मेटल की ज्यादा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बी का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए यहाँ पर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मोर और लेस सिमिलर ही आ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ नहीं दिखाया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या दिखाया है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैम उस हिसाब से जब हम दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी लेंगे ए और बी की, तो उस हिसाब से जो है बी का ज्यादा, मतलब बी का कम आ रहा है। फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है ना दोनों की, मेटल ए और मेटल बी की फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है। वो तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ना मैम। हाँ तो और कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? मैम मैं कह रहा हूँ मतलब दोनों पे सेम फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो उस टाइम पे जो है ए पर जो है ज्यादा होगी स्टॉपिंग अगर आप पोटेंशियल। एक सेकेंड, अगर आपने एक फोटोन लिया जो ए और बी पर सेम फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर मैम जो है ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। बी का
स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका, क्योंकि A वर्क का। फंक्शन बी का ज्यादा है। तो अगर मैं एच न्यू को कांस्टेंट रख देती हूँ तो मेरा एच न्यू नॉट बी का ज्यादा है, तो हाँ बिल्कुल, तो ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम फिर यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी तो वेरिएबल है ना, वो तो चेंज होती रहेगी यहाँ वेरिएबल थोड़ी है यहाँ। ना, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि मैम अगर दोनों पे अगर हम सेम इंसिडेंट करवाएं रेडिएशन की, तो उस हिसाब से फिर एक ही ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। तो यहाँ तो कंफ्यूजन कहाँ हो रही है फिर। मैम बट सेम फ्रीक्वेंसी पे तो मैम वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दोनों का ही बराबर होगा ना। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्यों होगा, स्टॉप अगर वो तो तुम्हारे वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना। मैक्सिमम का देखो, अभी तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ईवी नॉट, ये है ना फॉर्मूला। तो यानी तुम्हारा पोटेंशियल की, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी का तो हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रही है, एग्जैक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे। यही तो देखा था हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब हमें बैरियर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे आई निकल के भाई, जब आपने एच न्यू में से वर्क फंक्शन माइनस किया। अगर आप मान लो अब आपने एच न्यू को कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू सीधे वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रही है ना, वर्क फंक्शन पे। इसका मतलब जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, जिस मेटल का सपोज बी का फाई बी अगर ज्यादा है, समझ में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस केस में क्या हो जाएगी भाई, कम कम हो हो गई, जाएगी। कम हो गई। तो उसका मतलब इस केस में इसके लिए इसका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। अब ठीक है, तो ऐसे है ये फाई भी, तुम वर्क फंक्शन मत कम करो, ये फाई भी तो इतना जो तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा दिया, ये तो है ही, वर्क फंक्शन इतना ही रहेगा। तो यानी यहाँ पर इस ग्राफ में क्या दिखाया है कि बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है और बी की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, बट इन दोनों के केस में क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर और लेस सेम ही आया। वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ, है ना, इस ग्राफ की वजह से, ये सॉरी इस फॉर्मूले की वजह से। अब क्लियर हुआ। और क्या होगा देखो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये और देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये और टर्म देखो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या, एक तो थ्रेशोल्ड थी, अब ये है एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये किस वैल्यू पे 0 हुआ होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 किस वैल्यू पे हुआ है, ये वाले पॉइंट्स देखो, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 0। जिस वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं देना पड़ेगा ना। मैम देना पड़ेगा। कैसे, देखो इन वैल्यूज पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो रहा है ना, इन वैल्यूज पे, ये दीज आर द वैल्यूज जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ, इस ग्राफ को देखो, कहाँ हो रहा है 0 स्टॉपिंग पोटेंशियल, किस फ्रीक्वेंसी पे 0 हो रहा है। ग्राफ अपने ये जो तुम्हारा जो ये है ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में करो, इस फॉर्मूले में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 रखो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई मैम 0। हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो इंसिडेंट फोटोन है वो सिर्फ इतनी ही एनर्जी लेके आ रहा है जिस पर वर्क फंक्शन हो जाए।
यानी यहाँ पर तुम्हारे पास इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। बात समझ में आ गई? उस वैल्यू पे तुम्हारा ये क्या हो जाएगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। सॉरी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया? मैम एक बार एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला बता दो दोबारा। एक सेकेंड। सुनो, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारे लिए नया शब्द है, इसको थ्रेशोल्ड बोल लो, ठीक है? यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आसान हो गया सवाल, अब हो गया इजी। हाँ, अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, h न्यू माइनस फाइव। स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिखते हो, E V नॉट। अगर V नॉट 0 हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 0 नहीं कर सकते ना बेटा। V नॉट 0 हुआ तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हुई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, वर्क फंक्शन किसके बराबर हो गया, h न्यू के, है ना? तो यानी तुम्हारे पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो। हाँ, अगर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उनके पास एनर्जी है ही नहीं। जब उनके पास एनर्जी है ही नहीं तो उन्हें रोकेगा कौन, है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उस केस में 0 है। तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल देने की जरूरत ही नहीं है भाई, नेगेटिव करने की जरूरत है तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों कर रहे हो तुम नेगेटिव पोटेंशियल क्यों कर रहे हो, कि जो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें रोक सकें। अगर सारे इलेक्ट्रॉन 0 एनर्जी के साथ आ रहे हैं तो तुम रोकोगे किसे, तुम क्यों अपना पोटेंशियल एक्स्ट्रा दे रहे हो, देने की जरूरत ही नहीं है। तो उस वैल्यू पे तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहेगी, ना कि नेगेटिव। समझ में आया धनंजय? हाँ, तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आए तो समझ जाना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब एक बात बताओ, इस मेटल ए और मेटल बी में किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो। बी का। हाँ, तो बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा है, वी नॉट डैश, है ना? ये बस ये ग्राफ था, इसमें 3-4 चीजें देख ली हमने, वर्क फंक्शन निकालना, स्लोप निकालना और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जहां से ये ग्राफ शुरू हुआ है, ये जो पॉइंट होगा ये तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देंगे, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम एक बार वो स्लोप से वर्क फंक्शन वाला समझा देना। अच्छा, ये वाला यस मैम। स्लोप तो ये हमने कंपेयर किया ना y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो स्लोप कितना आने वाला है, फाई नॉट अपॉन वो सॉरी h अपॉन e। तो स्लोप सबके लिए सेम रहेगा, किसी भी मेटल के लिए। इंटरसेप्ट से हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल 0 हुआ होगा, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू नॉट। ओके मैम। अब बताओ बेटा, अब तो कुछ समझ में, ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो बच गया हो? नो मैम। अब थोड़ा फोटोन के बारे में जान लेते हैं कि फोटोन क्या होता है। क्या होता है फोटोन? तो फोटोन एक पैकेट है किसका, बंडल ऑफ एनर्जीज। बंडल ऑफ एनर्जीज किसकी स्पीड से ट्रेवल करता है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। रेस्ट मास 0 है, बट कभी रेस्ट में पाया नहीं जाता, है ना? तो एग्जिस्ट भी नहीं करता रेस्ट मास में। हाँ देखो ये लिख तो रहा है, फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एज रेस्ट, मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करता, मिलेगा भी नहीं। तो रेस्ट मास 0 तो है बट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इस बात को मानने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर ऑप्शन आता है इट हैज 0 रेस्ट मास, तो तुम इसे क्या लिखोगे, ट्रू और फॉल्स? मैम 0 रेस्ट मास का मतलब क्या होगा?
रेस्ट मास का मतलब देखो, मैम फॉल्स होगा। कई बार क्या होता है कि एक हमारे पास टर्म आता है वेरिएबल मास, रिलेटिविस्टिक मास, है ना, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ये जब तुम आगे जाके वो पढ़ोगे ना, न्यूटन्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां पे आता है ये। क्या होगा, रिलेटिविस्टिक मास ये होता है कि जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है ना, तो उसके पास उसका मास कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करोगे तो इसके पास रेस्ट में कोई भी मास नहीं होता, इसके पास जो भी मास आता है ये ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट आता है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास है इसका। और अगर आप रेस्ट में देखोगे तो अगर मास एग्जिस्ट नहीं करता तो मास ही एग्जिस्ट नहीं करता तो पार्टिकल कहां से एग्जिस्ट करेगा? यस, बोलो। न्यूटन के भी लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। किसने बनाई थी? नाम मुझे याद नहीं है साइंटिस्ट का। आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ने। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया था? ग्रेविटी। हाँ, न्यूटन ने। दिया न्यूटन ने। हाँ, न्यूटन ने क्या? न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया था ना। फिजिक्स। ये पूछो। क्या कह रहे हो? फिजिक्स दी थी उसने। हाँ, रिलेटिविटी थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टीन ने, है ना। तो रिलेटिविस्टिक मास आता है तो क्या कहती है वो थ्योरी, अगर किसी के पास कोई मास ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट कहां से करेगा? तो फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फोटोन का एग्जिस्टेंस ही कब आता है? जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, और वो भी कैसा मास है? ये रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, ये याद रखना। मैम मास जो होगा फिर वो स्पीड के या फिर मतलब वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नहीं, उसका अलग फॉर्मूला आता है, m इक्वल्स टू m नॉट समथिंग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है वैसे, तो वो इस हिसाब से वेरी करता है ना, स्पीड ऑफ लाइट से। तो इस तरीके से होती है। तो रिलेटिविस्टिक मास है, छोड़ो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है कि फोटोन के पास क्या होता है? मोमेंटम भी होगा, ठीक है, और एनर्जी भी होगी। तो फोटोन की एनर्जी तो अभी पढ़ के ही आ चुके हैं, कितनी? h न्यू। और इसके पास जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? p इक्वल्स टू h न्यू बाय c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। न्यू को क्या लिख सकते हो? h c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू h न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। मोमेंटम को P से डिनोट किया हुआ है, तो तुम्हारे पास फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? h न्यू अपॉन c के बराबर होगा। ठीक है, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन m, तो यहां से वो एनर्जी मास रिलेशन है जो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो वहां से ये मास आया है m इक्वल्स टू ई बाय सी स्क्वायर। और इसको जब यहाँ से एनर्जी की वैल्यू रखोगे एच सी बाय लैम्डा, तो देखो एनर्जी की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा रख लेना अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या बचेगा? ये h अपॉन सी लैम्डा किसके बराबर आ गया? ये तुम्हारा m। ठीक है, तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं बेटा, ये याद रखने हैं। फोटोन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, 6th, एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज विद फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये हमने देख ही लिया है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बस क्या चेंज हो जाती है? वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए फोटोन की एनर्जी भी क्या रहने वाली है बेटा? रिमेन्स सेम, है ना। 7th पॉइंट, वेवलेंथ चेंज इन, हाँ ये लिखो, यहाँ लिख रहा है वेवलेंथ क्या होती है? दूसरे मीडियम में चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। भैया अक्षय सर कह रहे हैं अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। और हर बच्चे का ट्रेस भी होगा, हमने एक शीट बनाई है जिसमें हम डेली ये भी ट्रैक करेंगे कौन बच्चा सबमिट कर रहा है और कौन बच्चा सबमिट नहीं कर रहा। वो इसलिए है क्योंकि दिसंबर में 11th स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैं कह चुकी हूँ 11th में वही आएंगे जो 12th पहले पढ़ लेंगे। आगे क्या लिख रहा है? एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब फोटोन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। ये हायर टर्म्स की चीजें हैं, अभी तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये शब्द क्या रहा है ना। बस समझ लो कि फोटोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ते हैं? फोटो सेल तो है ही नहीं सिलेबस में।
बहुत सिलेबस रिड्यूस हो गया है तुम्हारे, तो मजे हैं। फिर आता है अपना डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। क्या कहती है, किसी ने पढ़ा है डी ब्रुगली हाइपोथेसिस? 11 केमिस्ट्री में पढ़ा था। बताओ क्या पढ़ा था? कल मैं स्टार्ट कर दूंगी रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर, बस इसका ये हम कल पढ़ लेंगे, कल खत्म हो जाएगा ये। और आज मैं जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स दूंगी ड्यूअल नेचर के, वो कंप्लीट कर लेना। क्या कह रहे हो बोलो? मैम रेडिएशन प्रेशर तो ईएम वेव्स में था ना? नहीं, इसमें पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे। हाँ बताओ क्या पढ़ा था तुमने डी ब्रुगली हाइपोथेसिस का बेटा? नेचर ऑफ मैटर। यस मैम। ये तुम्हारा मैटर यानी तुम, मैं, ये पेन, कॉपी, इन सबके पास क्या है? इन सबके पास वेव है, इन सबके पास वेव नेचर है। बट वो वेव जो एसोसिएटेड होती है इतने हैवी मास के पास, इतने हैवी मास के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो बहुत छोटी होती है, विजिबल ही नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या है, जितना छोटा पार्टिकल उतनी ही बड़ी वेव एसोसिएट होगी। इसलिए जब हम क्वांटम फिजिक्स की बातें करते हैं तो हम एलिमेंट्री चीजों को देखते हैं, है ना। तो इसीलिए क्वांटम फिजिक्स एलिमेंट्री चीजों के लिए एप्लीकेबल है। हम जैसों के लिए कौन सी फिजिक्स एप्लीकेबल है? क्लासिकल, है ना। तो ये हमें किसने बताया था भाई? वेव थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये प्रूव हो जाते हैं उनसे। क्वांटम थ्योरी ने प्रूफ कैसे बताया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब क्वांटम थ्योरी के प्रूफ हैं जो बताते हैं कि लाइट कैसे एग्जिस्ट करती है इन पार्टिकल नेचर, है ना। ये लाइट के पार्टिकल नेचर्स को बताते हैं कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैव ड्यूअल नेचर, इनके पास ड्यूअल नेचर है। नेचर लॉ सिमेट्री, इसका मतलब क्या है? नेचर को, इसका मतलब है कि अगर आपने वेव को क्या साबित कर दिया? पार्टिकल साबित कर दिया, तो इसका मतलब पार्टिकल भी क्या है अपने आप में? पार्टिकल भी वेव है, पार्टिकल भी वेव है। बट यहां देखो ये नोट क्या लिखा हुआ है, इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज पार्टिकल एंड एज अ वेव साइमल्टेनियसली, द टू एस्पेक्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कोई भी पार्टिकल वेव नहीं हो सकता और ना पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो करेक्टर चेंज कर लेता है। और अभी तो एक स्टडी ये भी पाई गई है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऑब्जर्व करने पर भी क्या कर लेता है? कोलैप्स हो जाता है उसका वेव फंक्शन, है ना। सिंगुलर, तुम छोड़ो। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस पे आओ। ये बताया था किसने? डी ब्रुगली ने। तो डी ब्रुगली ने क्या बताया कि द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम, यानी जिस भी पार्टिकल के पास अगर मोमेंटम है तो उसके पास क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी? क्या होगी भाई? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द स्पीड, h इज योर कांस्टेंट और लैम्डा क्या हो जाएगी? वहां से वेवलेंथ निकल के आ जाएगी जिसे बोलेंगे डी ब्रुगली वेवलेंथ। एक मोमेंटम के टर्म्स में भी पढ़ा था ना अभी तुमने, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम h अपॉन लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी h न्यू पड़ी थी। ये इन दोनों में डिफरेंस है ना, इन दोनों चीजों में याद रखना, इन दोनों फॉर्मूले में। ये देखो तुमने फोटोन के टर्म्स में भी तो पढ़ी है ये इक्वेशन, है ना, और ये यहाँ पर पार्टिकल के लिए भी पढ़ रहे हो। बट फर्क क्या है कि यहाँ पर ये लैम्डा, डी ब्रुगली की बात कर रही हूँ, जो डी ब्रुगली ने बताया है। डी ब्रुगली ने बताया है कि अगर कोई पार्टिकल मास m से है, मतलब अगर ये पेन का मास m है और मैं इसको v वेलोसिटी से फेंक के मारूं, तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी? वो लैम्डा होगी। ठीक है, फोटोन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एक ऐसा सोर्स लिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? बात समझ में आ गई? कितनी हो जाएगी? h न्यू। तो वो फोटोन का केस था, यहाँ पर ये पार्टिकल का केस है। देखो यहाँ पे दिखा भी दिया इन्होंने, सेम ही आता है वैसे तो, बट फिर भी फर्क है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जितना हैवी पार्टिकल, देखो पहली इक्वेशन देखो, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये है डी ब्रुगली हाइपोथेसिस। अब मास को इसमें बहुत बड़ा कर दो, 100 किलो का कोई आदमी है,
भाई अब 100 किलो के आदमी के साथ कितनी बड़ी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, दिखेगी ही नहीं, है ना। तो लार्जर इज द मास, स्मॉलेस्ट इज द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। तो एनर्जेटिकल पार्टिकल जो होंगे जिनका v बड़ा होगा उसके लिए भी वेवलेंथ स्मॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया हुआ है इन्होंने, एक 0 पॉइंट समथिंग केजी की बॉल ली हुई है जिसको आप इतनी 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो। तो लैम्डा देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है लैम्डा, 10⁻⁻34। ये मेजरेबल है 34 वेवलेंथ। भाई विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है नैनोमीटर्स में, और ये 10⁻34। तो कितनी बड़ी वेवलेंथ है ये बताओ। बहुत छोटी। बहुत छोटी है, तो ये हम देख क्या मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज इसलिए ये शो नहीं कर सकते। और क्या लिखा है, सब एटॉमिक डोमेन में ये पार्टिकल नेचर बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है और आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला ये है जहां से सवाल आते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। क्या है यहाँ से, एन इलेक्ट्रॉन मास m चार्ज E। मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं जाएगा, 5 मिनट रुक जाओ बस, ये पेज समझ लो। इलेक्ट्रॉन के पास मास m है, चार्ज उसके पास E है, आप उसको रेस्ट से एक्सीलरेट कराते हो तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आती है जो कि किसके बराबर होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो आपने v वोल्ट से एक्सीलरेट कराया तो कितना एनर्जी रखेगा वो अपने पास, EV। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो बेटा आप, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, अब मान लो मैंने m से डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू EV। तो ये ऊपर क्या बना, हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m इक्वल्स टू EV लिख सकती हूँ ऐसे। और mv क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू EV। करेक्ट बेटा। यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकल के आया, अंडर रूट ऑफ 2m EV आ गया ये फॉर्मूला निकल के, 2m EV। तो यहां से लैम्डा को क्या लिख सकते हो, h अपॉन p। अभी पढ़ के आए, डी ब्रुगली ने बताया है कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। p क्या है यहाँ पे, क्या है p, मोमेंटम। तो मोमेंटम का ये 2me वाला फॉर्मूला यहाँ रखो। तो बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, h इक्वल्स टू 2mev। तो यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है, 1.22। ये याद रखना, पेपर में जाके मास, इलेक्ट्रॉन और h ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, या वहां जाके सॉल्व नहीं करना, ये वैल्यू याद रखनी है। कितनी, नैनोमीटर्स में 1.227 लैम्डा अंडर रूट v नैनोमीटर। v किस में है, वोल्ट में, ठीक है। v इज इन वोल्ट। क्लियर है। अब ऐसे ही एक बार बेटा उसके लिए लिख लो आप, किसके लिए, मैं सबके लिए लिखवा देती हूँ। ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो लिखो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू बनती है 12.27 अपॉन रूट v। v क्या है भाई, v क्या है, ये v क्या है, EV। पोटेंशियल है, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी को EV लिख रहे हैं तो इसका मतलब v तो पोटेंशियल ही होगा ना। तो ये v पोटेंशियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। अगर तुमसे प्रोटॉन के लिए पूछे तो देखो तुम HME नहीं रखोगे शॉर्टकट में, p के लिए, p यानी प्रोटॉन। तो कितना होगा प्रोटॉन का, 0.286 अपॉन अंडर रूट v। बस वोल्टेज लिखो आर्मस्ट्रॉन्ग में ऊपर, याद रखना ये वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी। अल्फा पार्टिकल के लिए ये कितना होगा, याद रखना है 0.101 अपॉन रूट v, ये अल्फा के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग में। फिर आता है ड्यूट्रॉन का, चारों लिखवा दिए तुम्हें, 0.202 अपॉन रूट v। ये याद करने हैं, ये पेपर में जाके सॉल्व नहीं करोगे। मैम ये पहले वाला किसके लिए खोया था, इलेक्ट्रॉन के लिए ये ना, वो नैनोमीटर में, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो बस पॉइंट शिफ्ट करा है। मैम होगा वो मतलब मतलब नैनोमीटर में है वो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वो ऊपर वाला। हाँ हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ओके मैम।
ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए है, बट ये आर्मस्ट्रांग में है, तो मैंने एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया बस, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी और चीज देखो बेटा, एक यहाँ पर आओ, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E के बराबर, और मास, इलेक्ट्रॉन का अलग मास होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो यहाँ से, इलेक्ट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत स्मॉल है। 2 मिनट रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास चार्ज बोलो E, मास कितना मान लेते हैं इसका? मास ऑफ प्रोटॉन m, ठीक है। ओके, अब अल्फा पे आओ। अल्फा का चार्ज बोलो, अल्फा का चार्ज 2e, मास ऑफ अल्फा बोलो कितने टाइम्स हो जाएगा? अल्फा का मास 4 टाइम्स, 4n। ड्यूट्रॉन पे आओ, ड्यूट्रॉन का चार्ज, ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई? हीलियम का ये, सॉरी हाइड्रोजन का ये H12, बताओ ड्यूट्रॉन यही होता है क्या? यस। तो ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? E, लेकिन मास कितना हो जाएगा? 2e, 2m। 2m। ये भी याद रखना, ठीक है। वो वेरिएशन देके पूछ लेता है। तो मैं तुम्हें आज इसके क्वेश्चन दे दूंगी, ये तुम्हें, ये जितना भी शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ है ये तुम्हें लिख लेना है पेपर में, अपनी कॉपी में। और कल हम स्टार्ट कर देंगे क्या? रेडिएशन प्रेशर, और तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ओके देन एवरीवन, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हारे पास पूरी छूट है जाने की। यू कैन लीव। थैंक यू। डाउट्स ले आना अगर डाउट्स होते हैं तो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आते हैं भर भर के यहाँ पर। अब वो मत करना। ये समृतिका और सुनिधि, तुम बोलती क्यों नहीं हो क्लास में? हाँ समृतिका, सुनिधि। यस मैम, यस मैम। अभी आए हो ना बेटा, आप क्लास में अवेलेबल नहीं थे ना? तो मैम